नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं घटनाओं पर कहानियाँ सुनाती हूँ, पर आज जो सुनाने जा रही हूँ वो कहानी नहीं, सच्चा संस्मरण है मेरी माँ श्रीमती विश्वमोहिनी श्रीवास्तव के ऊपर। आइए सुनते हैं तेरी परछाई। किसी ने माँ के लिए रचना लिखने को कहा था। अपने आप में ही इतना वृहद, इतना विस्तृत है यह विषय कि पहले कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी इस विषय पर लिखने की। लगता था सृष्टि के रचयिता द्वारा प्रदत्त इस सबसे पावन गौरवपूर्ण उपाधि के साथ मेरी नौसिखिया लेखनी कहीं न्याय न कर पाई तो। मेरी मनःस्थिति देख उन्होंने फिर कहा, इतना मत सोचिए, अपने बचपन के ही बारे में लिख डालिए, माँ पर रचना खुद ही तैयार हो जाएगी। पर इतने वर्षों बाद अपने बचपन की यादें भी तो धूमिल हो जाती हैं, बल्कि अपने बच्चों का बचपन अधिक याद रहता है। खैर, सोचा जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लूं, फिर देखा जाएगा। आज अमोघ का मन था नाश्ते में आलू के पराठे खाने का। मैंने आलू धोकर कुकर में उबलने के लिए गैस पर रख दिया, पर मस्तिष्क में माँ वाला टॉपिक मम्मी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। बेलगाम मन उड़ चला था मेरे बचपन के घर सिटी स्टेशन की ओर। अचानक ही मैंने अनुभव किया कि यादों का बाइस्कोप चालू हो गया था। जब तक मैं कुछ समझ पाती, पिक्चर शुरू भी हो चुकी थी और बाइस्कोप के अंदर नन्ही मैं अतीत के स्वप्न लोक में विचर रही थी। वर्षों के अभ्यस्त हाथ तत्परता से अपना काम करते जा रहे थे और खुली आंखें बाइस्कोप में देख रही थी अपने प्यारे घर को, जिसे हम सब अभी भी सिटी स्टेशन के नाम से ही बुलाते हैं। वैसे तो लखनऊ शहर में एक इलाका है इस नाम से, पर यहाँ एक तिराहे के बीचों बीच बने हमारे खूबसूरत से बड़े से घर को हम सब ढेर सारे भाई बहन और सभी रिश्तेदार भी अभी तक सिटी स्टेशन के नाम से ही पुकारते हैं। 60 सालों से भी ज्यादा की आयु हो चुकी है इस घर की। अब हम वहाँ रहते भी नहीं हैं और इसका हाल भी काफी बुरा हो चुका है, पर अपने जमाने में इसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। अब मैं आटा मार रही थी, खुली आंखों ने बाइस्कोप में झांका। दृश्य दिखा, एक नन्ही बच्ची के रूप में मैं स्कूल से आकर मम्मी को घर में ढूंढते हुए चली जा रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में कुछ कुछ कर रहे थे, पर मम्मी हमेशा की तरह बढ़िया सूती साड़ी पहने रसोई में व्यस्त थी। हालांकि नौकर रामजग भी उनकी मदद करवा रहा था, पर आधे काम तो उसे हमारी बड़ी बुआ के छूत पाक के परचम के कारण ही करने ही नहीं दिए जाते थे, जो सब मम्मी को खुद करने होते थे। यह दोपहर की दैनिक दिनचर्या थी। हमारा दोपहर का भोजन रसोई घर में ही होता था। मैंने देखा मम्मी ने खाना तैयार होने पर बड़ी बुआ के कमरे में जाकर उनको खाने के लिए बुलाया, फिर उन्हें चूल्हे पर गोल गोल घुमाते हुए गेंद जैसी फूली फूली रोटियां सेक कर देते हुए खाना खिलाया। बड़ी बुआ खाना खाकर और अपने पीतल के लोटे से पानी पीकर जा चुकी थी। अब बारी आई हम सब भाई बहनों की। मम्मी ने उसी तरह से ही सबको दूर पीढ़ों पर बैठाकर फूली फूली रोटियां सेक कर देते हुए खाना खिलाया। हमारे बाद उन्होंने रामजग को खाना दिया और फिर खुद भी खाना खाकर वो रसोई से बाहर आ गई। बाइस्कोप मुझे दिखा रहा था कि इसके बाद वह बाहर वाले कमरे में जाकर हम लोगों के लिए कुछ सिलाई करने लगी थी। शायद मेरी फ्रॉक या बहन का कुर्ता सी रही थी। अब 6 बजने वाले थे, तभी बड़ी बुआ दिखाई पड़ी, पीछे हाथ बांधे हुए टहलती हुई इधर उधर कमरों में शायद किसी को ढूंढ रही थी। मैं मुस्कुरा पड़ी कि मम्मी के बिना उनका दीदा बिल्कुल नहीं लगता था। वही हुआ। बाहर वाले कमरे में मम्मी को देखकर बड़ी बुआ ने अंदर जाते हुए अपने रोज वाले सवाल पूछे। लव्वा मेरे पापा के घर का नाम था। लव्वा आवत हुई हैं, नाश्ते में का बनी? मम्मी ने कहा, हाँ उठ रही हूँ,
तले आलू बनेंगे, उबाल कर रख दिए हैं, हो जाएगा जल्दी ही। कुकर की सीटी की जोरदार आवाज से मैं बाइस्कोप की दुनिया से बाहर आ गई। एक दिलचस्प सा, रोचक सा बोध हुआ मुझे अभी अभी। बड़ी बुआ मम्मी से हमेशा कहती थी कि खाने माँ या नाश्ते माँ का बनी। ये कभी नहीं कहती थी कि क्या बनाओगी या ये बना लो, पर इसका अर्थ यही होता था कि उठो, अब रसोई संभालो, सब लोग आते होंगे। और जिसका अर्थ मम्मी भी भली भांति समझती थी, क्योंकि उनके जवाब वही होते थे। मुझे हंसी आ गई थी। इसके बाद शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना हुआ। मम्मी शांत भाव से सब काम कर रही थी। वो सारे दिन लगी ही रही थी काम में, पर कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं कि मैं सारे दिन से लगी हूं। यहां तक कि चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं। आटा मड़ चुका था, उसे ढककर किनारे कर मैंने आलू छीलने शुरू कर दिए थे। पिक्चर और आगे बढ़ी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं बचपन में काफ़ी बिगड़ी हुई थी। स्कूल तो अक्सर गोल कर जाती थी। चाचा की गोद में चढ़ मैं उनसे सिफारिश करवा स्कूल का नगा कर देती थी, और ऐसे में संकोची मम्मी मन मसोस कर रह जाती होंगी। तब मैं दूसरी कक्षा में थी। उस दिन मैंने फिर ड्रामा किया था। पूरी तरह से तैयार होकर और स्कूल जाने के बिल्कुल पहले ही कुछ बहाना बनाकर मैंने उस दिन फिर चाचा से स्कूल की छुट्टी अप्रूव करवा ली थी। कुछ देर बाद ही चाचा अपने कोर्ट के लिए निकल गए थे। मम्मी ने मेरे बैग में टिफिन रखा, मुझे प्यार से पकड़कर नीचे छोड़ आई और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अब छुट्टी होने के समय ही ऊपर आना। अब से जब भी स्कूल नहीं जाओगी, ऐसे ही सड़क पर रहना और छुट्टी होने के बाद ही ऊपर आना। उस दिन तो मैं भौचक सी खड़ी रह गई थी मम्मी का यह रूप देखकर। उस दिन मुझे ये समझ आ गया था कि माँ को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं होता। हालांकि उस दिन मुझे वासंता दीदी, जो हमारे सिटी स्टेशन के नीचे वाले हिस्से में रहने वाली किराएदार डॉक्टर आंटी की परिचारिका थी, अपने घर के अंदर ले आई थी। उसने मुझे खिलाया पिलाया था और सुला भी दिया था। उस दिन मैंने वासंता दीदी के मुंह से सुना था, और तभी मेरे छोटे से दिमाग ने भी रजिस्टर किया था कि मिसेस श्रीवास्तव इज सो स्ट्रांग। मुझे नहीं पता थी। उस दिन मैं 1:30 बजे के बाद, यानी स्कूल की छुट्टी के समय ही घर में घुस पाई थी। हालांकि ये बात मुझे काफ़ी समय बाद पता चली थी कि मम्मी मेरा पूरा ट्रैक रखे थी कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं कहीं चली तो नहीं जा रही हूँ। पर शायद उस घटना के बाद से ही मैंने रोज स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अब मैंने आलू का भरता तैयार करना शुरू किया और फिर से बाइस्कोप देखने में जुट गई थी। हरी धनिया, हरी मिर्च काटते हुए कानों में मम्मी की नसीहतें गूंजती जा रही थी। धनिया पत्ती, हरी मिर्च बारीक बारीक काटो, मन लगाकर काम करो, तभी स्वाद आएगा। बाइस्कोप में और भी कई वीडियोस दिख रहे थे। सिटी स्टेशन में हमारी बुआ, मामा, मौसी आदि के परिवार आते रहते थे। इसका एक कारण मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि हमारा घर केजीएमसी के पास था, तो इलाज के लिए अक्सर लोगों को आना पड़ता था। पर इससे हमारे बड़े मज़े रहते थे, क्योंकि इतने सारे भाई बहन इकट्ठा हो जाते थे और हम खूब खेलते थे। कभी हमें कुछ सोचने का मौका या कारण नहीं मिला कि कैसे इतने बड़े कुनबे का खाना पीना सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता था। अब जब स्वयं उसी पदवी पर आ पहुंची हूँ, तो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कैसे मम्मी इतने लोगों का काम मैनेज करती होंगी, क्योंकि हम लोग तो हमेशा काम से जी चुराने वालों में ही थे, और मम्मी सबको हमेशा प्यार और मन से खाना खिलाती थी, कभी गुस्से या मजबूरी में नहीं। हम बच्चों को अनुशासन में ढालने का उनका अपना ही तरीका था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर समझ आया कि कितना कारगर तरीका था वह। जब भी हम कोई गलत बात करते थे, वो हमें डांटती मारती नहीं थी, न ही किसी से शिकायत करती थी, बस हमसे बात करना बंद कर देती थी। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी सज़ा हो जाती थी, और हमसे बात करना तभी शुरू करती थी
जब हम अपनी गलती सुधार लेते थे। जैसे मुझे याद है, लिखावट सुधारने के लिए मम्मी हमें सुलेख लिखने को देती थी। कई बार मैं बेकार लिखावट में जल्दी जल्दी पन्ना पूरा कर उन्हें दिखाती थी तो वह मुंह मोड़ लेती थी, उस ओर देखती ही नहीं थी। जाहिर है उनकी आंखें अपने पन्ने की तरफ मोड़ने के लिए मुझे दोबारा पूरा पन्ना सुंदर लिखावट में लिखना ही पड़ता था। ऐसी बिना डांटे मारे या धमकाए सिर्फ प्यार से ही काम कराने वाली मैंने दूसरी टीचर अभी तक तो नहीं देखी। मम्मी को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि वो अति मृदुभाषी थी। उन्हें हम में से किसी ने भी कभी भी हल्की सी भी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। सदा शांत मना ही दिखी। और मुझे लगता है उनका यही गुण था जिसने धुरी बन इतने बड़े परिवार को एक ही घर में इतने वर्षों तक अविचल टिकाए रखा। मुझे तो कुछ समय पहले ही पता चला कि मम्मी लखनऊ के महिला कॉलेज की अपने ज़माने की एमए की टॉपर थीं। उन्हें लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक था। कविता, कहानियाँ, गीत आदि अक्सर लिखा करती थीं। अपने सभी नाती पोतों को गाई जा सकने वाली नन्ही नन्ही कविताएं चिट्ठी में लिख लिख कर भेजती थी। 3-3, 4-4 लाइन की कविताएं बच्चे बड़े शौक से गाया करते थे। अपने नाम से आने वाली नानी माँ की यह चिट्ठियाँ 3-4 वर्षीय बच्चों के लिए चमत्कारिक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती थी। गाना भी अच्छा गा लेती थी। बस चूंकि उस समय स्त्रियों की पहली प्राथमिकता अपना घर और गृहस्थी संभालना ही होती थी, शायद इसलिए इस दिशा में कुछ खास हुआ नहीं। जब हम बच्चे होते हैं तो अपने माता पिता को सिर्फ माता पिता के रूप में ही देख पाते हैं। ये समझने की उम्र नहीं होती कि हमारी मम्मी बनने से पहले वो एक बहन, बेटी, बुआ आदि भी थी। इस बाइस्कोप ने मुझे माँ के कुछ उन किरदारों से भी मिलवा दिया, जैसे छोटी बुआ जो उनकी नंद कम सहेली अधिक थी, के साथ गाने बना कर और गा कर प्रैक्टिस करती हुई, उनके साथ ढेर सारी सिलाई करती हुई, बिन्नो मौसी के संग अपने बचपन की यादें ताज़ा करती हुई, अपने कई सारे भाई बहनों संग खेतों में मस्ती से गन्ना चूसती हुई या चने का साग तोड़ कर खाती हुई, हमारी दक्षिण भारतीय किराएदार डॉक्टर आंटी के संग अंग्रेजी में बातें करती हुई। किसी भी परिस्थिति के अनुरूप वह तुरंत रामायण की चौपाइयाँ बोलकर बिल्कुल सटीक संदर्भ प्रस्तुत कर देती थी। सुंदरकांड तो शायद उन्हें पूरा ही कंठस्थ था। जाने कितने लोगों की बेटियों बहुओं की सतमासे वाली गोद भराई की रस्म, जिसे आजकल लोग बेबी शावर सेरेमनी कहना पसंद करते हैं, के लिए मैंने मम्मी को हल्दी चूने से बारीक माचिस की तीली से पूरी साड़ी में चौक बनाते देखा है। ये काफ़ी मेहनत वाला और कठिन काम होता था। समय तो खैर ये काम काफ़ी लेता ही था। बाइस्कोप मुझे कई वर्ष आगे ले आया। अब घर में इधर उधर फिरती हुई भाभियां भी दिखने लगी थी और मम्मी अब एक सास के रूप में अपनी बहुओं पर बलिहारी जाती हुई दिख रही थी। मैं सोच रही थी कि भाभियों की भी तारीफ है कि 3-4 सासों वाले घर में रहना कैसे झेला होगा उन्होंने। सोचकर मेरे चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। बाकी सारी बातें एक तरफ, मम्मी की जिस आदत ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वह थी उनकी किसी की बुराई ना करने की आदत। हाँ, समझ सकती हूँ कि अब जमाना बदल चुका है। आजकल तो अधिकतर घरों में सास और बहू के बीच माँ बेटी सा ही रिश्ता होता है, पर उस जमाने में जब बहुओं की बुराई करना किसी भी सास का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता था, माँ ने कभी भी किसी से, यहाँ तक कि हम लोगों यानी अपनी बेटियों तक से भी, अपनी किसी बहू की कभी कोई बुराई नहीं की और न ही हमसे हमारी ससुराल वालों के बारे में पूछा। अब मुझे दिखाई दे रहा था कि अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में मम्मी ने लेखन में काफ़ी काम किया। कई किताबें लिखी, सभी ऐसे विषयों पर जिनकी समाज को आवश्यकता थी और जो आज तक लोग नित्य काम में ले रहे हैं, जैसे पर्व पूजन, दैनिक आराधना और आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना जैसी पुस्तकें वास्तव में हम सबके लिए एक अभूतपूर्व उपहार है। कितने ही लोग मुझसे अभी भी कई बार कहते हैं कि मेरी किताब दैनिक आराधना फट गई है, अब रोज सुबह की पूजा कैसे करें, या पर्व पूजन के बिना त्योहार की पूजा कैसे होगी, मिल ही नहीं रही है।
उन बहू बेटियों के लिए जिनके घर में कोई बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं था, उनकी सहूलियत के लिए और पूजा पाठ की आसान विधियां बताने के लिए ही मम्मी ने पर्व पूजन लिखी थी। कितनी सही और दूर की थी उनकी सोच। समाज के लिए एक बड़ा काम कर गई थी मम्मी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सब में, किताबों की प्रूफ रीडिंग में, प्रकाशन में, पब्लिशन में पापा और छोटे दादा ने बराबर उनका साथ दिया था। मुझे याद है जब मम्मी पापा के विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर इस पुस्तक को भाई भाभीयों ने सबको उपहारों के साथ भेंट किया था, तब इसकी लूट मच गई थी। मिनटों में ही इसका पहला लॉट समाप्त हो गया था और एक बड़ी संख्या में एडवांस बुकिंग भी हो चुकी थी। इन किताबों के अलावा लड़के के विवाह में की जाने वाली छोटी छोटी रस्में, लड़की के विवाह में की जाने वाली रस्में, छोटी छोटी पर आवश्यक काम की बातें, अच्छे अच्छे खानों की रेसिपीज, आधारभूत अध्यात्म की बातें और न जाने क्या क्या लिखकर छोड़ गई हैं वह हमारे लिए। आज जब उनकी डायरियां खोलकर पढ़ते हैं तब समझ पाते हैं कि कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी माँ। हालांकि आज के गूगल युग की पीढ़ी के लिए शायद उन सब का कोई औचित्य नहीं है। पराठा बेलकर मैंने तवे पर डाल दिया था। बेटी अंतरा ने रसोई में आकर पूछा, मम्मी अभी देर है पराठे में? तो विचारों की तंद्रा भांग गई और मैं वर्तमान में आ गई। कलछी से तवे पर पराठे को दबाते हुए मैंने कहा, नहीं बस हुआ ही जा रहा है। फिर मैंने उससे कहा, तू तब तक अचार और फ्रिज से मक्खन निकाल ले और भैया को प्लेट पकड़ा। पर वो तो मौका देख भाग ली। कोई और दिन होता तो मैं उस पर चिल्लाती, पर आज तो इस बाइस्कोप ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी थी। बचपन में मम्मी जब रसोई से कुछ काम कहती तो हम बहनें मौका देख भाग निकलती थीं। मैंने उसे पीछे से देखा और लाड़ आ गया था उस पर। दरअसल इस समय मैं उसमें नन्ही खुद को देख रही थी। एक और मैं अपने अतीत को देख रही थी, यानी अंतरा के रूप में अपना स्वयं का बेटी रूप देख रही थी। तो दूसरी ओर इस बाइस्कोप में मैं अपने बाद के वर्षों वाली माँ, यानी अपना स्वयं का बुजुर्ग रूप देख रही थी। एक ओर मेरा भूत था तो दूसरी ओर मेरा भविष्य। बीच में मैं खड़ी थी। आयु के इस मोड़ पर अभी भी थोड़ी सी अंतरा और थोड़ी सी मम्मी को अपने में समाहित किए हुए। एक बेटी की माँ होने का यह अनुभव बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला था। कैसा नियम है विधाता का, जो आज बेटी है वह कल माँ होगी। दूसरी तरह से देखें तो आज की माँ कल की बेटी थी। कितनी सहजता से और सरलता से एक बेटी का चरित्र एक माँ के चरित्र में रूपांतरित हो जाता है। चाहे प्रारंभिक दौर में ध्यान न जाए, पर हर बेटी माँ की परछाई अपने अंदर समाहित किए ही होती है, जो किसी में पहले और किसी में देर में दिखती है। हृदय तल से धन्यवाद है उस ईश्वर का जिसने मुझे एक ऐसी माँ की बेटी बनाकर इस जगत में भेजा, जो उस जमाने में भी उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रतिभा संपन्न और सुलझी हुई थी। मम्मी, आपके दिए हुए संस्कार आपकी संतानों में तो गहराई से प्रत्यारोपित हो ही चुके थे, उनकी संतानों में भी कूट कूट कर भरे दिखाई देते हैं। इस धरती पर आपकी कई परछाइयाँ मौजूद हैं, जो इन संस्कारों के प्रकाश को हर ओर फैला रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है हर जन्म में आपको ही माँ के रूप में पाऊं। हे जगत नियंता, कर मेरी करबद्ध प्रार्थना स्वीकार। इन माँ की ही सुता बना भेज धरा पर बारंबार। ये संस्मरण बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।